अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स की डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं शेप में, ख़ास तौर पे थंब की जी डिफॉर्मिटी, फिंगर्स की बाउटनियर्स और स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आएँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन है, एंटीबॉडीज है, डिस्ट्रक्शन है, और क्या प्रॉब्लम हो जाता है ये भी बड़ा ज़रूरी है। फिंगर्स में ख़ास किस्म की डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये देखो, ये वाले जॉइंट ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गई है। जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड है, जो प्रॉक्सिमल वाला है यहाँ पे है वो एक्सटेंडेड है। ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। मतलब अगर मैं और आप अभी ये वाली शेप बनाना चाहें फिंगर की तो हम खुद से तो बना लेंगे, मगर फिक्स हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये एक डिफॉर्मिटी हो गई है, पक्का ही डिफॉर्म हो गया है हाथ। इसका नाम है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, फिक्स डिफॉर्म हो गया। इसके बरक्स ये देखो, यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्शन है और यहाँ पर उल्टा एक्सटेंशन है। दिस इज द नेल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पे क्या हो रही है, रिवर्स होगा उसका। प्रॉक्सिमल पे अब ज़्यादा फ्लेक्शन है और डिस्टल पे एक्सटेंशन है। ये कहलाती है बाउट नियर्स डिफॉर्मिटी। नाम पता होने चाहिए। थंब की डिफॉर्मिटी, अंगूठा है, उसकी डिफॉर्मिटी ऐसी हो जाती है, इसे कहते हैं जी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। और अब ये हाथ नॉर्मली ऐसे है, ये उसका डॉर्सल पोर्शन है, यू कैन सी द नेल्स एरिया। अगर हाथ के जो रिस्ट के बोन्स वगैरह हैं वो यहीं रहें और ये थोड़ा सा इस तरफ को मुड़ जाए, जो बोन्स हैं वो यहाँ चली जाए, यानी कि जो अब ये रिस्ट है थोड़ी सी इस तरफ चली जाए एज कंपेयर टू बीइंग इन द नॉर्मल पोजिशन, तो वो जगह पे नहीं रही, इसे कहते हैं सब लक्सेशन हो जाना। टेंडन्स डैमेज होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और रिस्ट जॉइंट पे रेडियस और अल्ना दो बोन्स हैं, ये वॉलर भी हो जाती हैं, साइड पे भी हो सकती हैं, थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी सब लक्सेट कर सकती हैं। ये तो चार डिफॉर्मिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि these deformities can affect डेली लाइफ। आप थोड़ा सा गौर करें, जिस मरीज की ये डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उसकी फिंगर्स की स्वान नेक हो जाएगी, जी प्लस स्वान नेक या जी प्लस बोटनियर्स प्लस सबलक्सेशन, तो इसका मतलब है कि मरीज तो बहुत सारे काम नहीं कर पाएगा। खाना पीना, ईटिंग ड्रिंकिंग, बटन शर्ट के बंद करना वगैरह वगैरह सब हम पर हो जाएगा। जी थंब की शक्ल जी जड़ी जैसी हो जाती है ना, फ्लेक्शन, अगेन फ्लेक्शन, कुछ हद तक हाइपर एक्सटेंशन, दिस इज शेप जेड जैसी हो जाती है, इसको जी डिफॉर्मिटी कहते हैं। हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें C1 C2 का ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है, इन्हें एटलस और एक्सेस वर्टिब्रा भी कहते हैं। बाकी देन वी कैरी ऑन हैविंग द रेस्ट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन एंड द थोरेसिक स्पाइन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे आपकी स्कल है, इसके अंदर से जो चीज़ गुजर रही है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे
स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर वाला पोर्शन है जो ब्रेन स्टेम है, और देन यू गॉट दी ब्रेन। अब मजे की बात क्या है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन वर्टिब्रा की इन्फ्लेमेशन कराता है ज़्यादातर। इन दो वर्टिब्रा की इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा कॉमनली देखी गई है। अगर इस मरीज को एनेस्थीसिया चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया, जब हम इसे इंट्यूबेट करते हैं तो डैमेज होने की वजह से ये जो प्रोसेस है ये डैमेज कर सकता है ब्रेन स्टेम को, कैन डैमेज ब्रेन स्टेम। और जब ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यू हैव द ब्रीदिंग सेंटर। कॉम्प्लिकेशन जो है एक और, तो जब हम मरीज को भेज रहे होते हैं एनेस्थीसिया के लिए तो हमें इससे पहले एक्सरे करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि मरीज को सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, जोड़ों के अलावा, जॉइंट्स के अलावा जो चीज़ें हो सकती हैं वो क्या क्या हैं। शॉगरेन्स सिंड्रोम क्या होता है? ड्राई माउथ, ड्राई आइज यानी कि सिक्रीशंस का ड्राई हो जाना शॉगरेन्स कहलाता है। तो रूमेटॉइड के साथ आप ये दो चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर लें। स्क्लेराइटिस क्या चीज़ है? आंख में ये कलर पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन है, यहाँ अंदर वाली साइड पे जो होता है उसे कंजक्टाइवा कहते हैं। ये वाइट पोर्शन स्क्लेरा है। स्क्लेराइटिस पेनफुल होता है। एपिस्क्लेराइटिस इसकी ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, ये पेन लेस होता है। दोनों में आईज रेड नजर आएंगी हमें। तो स्क्लेराइटिस एपिस्क्लेराइटिस हमें मिल सकता है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज जिसमें स्प्लीन एनलार्ज मिले और न्यूट्रोफिल्स कम, स्प्लेन एनलार्ज्ड है, न्यूट्रोफिल्स कम है, तो ये तीन चीज़ें मिला के एक सिंड्रोम बनाते हैं जिसे कहते हैं फेल्टीज सिंड्रोम। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्प्लीन एनलार्ज है, न्यूट्रोफिल्स कम है, तो क्या डायग्नोसिस है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन जाते हैं बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। लंग्स में बन सकते हैं ये नोड्यूल्स, इसके अलावा स्किन में बन सकते हैं, हार्ट में बन सकते हैं। स्कैन करने पे हमें ये नोड्यूल्स पिक हो जाएंगे। इसके अलावा नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, वेरी रेयरली। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा होता है जिसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। ये दो लेयर्स हैं प्लूरा की, इसके दरमियान में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो इसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। और फाइब्रोसिस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नोड्यूल्स मैंने बता दिए। ऐसे पेशेंट्स जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो और वो कोल माइनिंग में काम करते हों, इसे न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। वर्क प्लेस के ऊपर जब आपको काम करने की वजह से कोई बीमारी हो लंग्स की, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कैप्लान सिंड्रोम। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस कोल वर्किंग प्लस न्यूमोकोनियोसिस, वर्क प्लेस की वजह से, कोल की वजह से फेफड़ों पे भी फर्क पड़े, और इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो। तो न्यूमोकोनियोसिस हो कोल वर्कर्स में, साथ उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो जाए, तो दैट इज कैप्लान सिंड्रोम। अगेन ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। चूंकि ये क्रॉनिक बीमारी है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो एमालाइडोसिस हर उस मरीज को हो जाता है जो क्रॉनिक कंडीशन हो, लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी हो। एमाइलोइडोसिस में क्या चीज़ होती है जी? टंग थोड़ी लार्ज हो सकती है,
हार्ट एनलार्ज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, गट के अंदर एमाइलोइडोसिस हो सकता है, और ख़ास तौर पे किडनीज में इट कैन प्रोड्यूस प्रोटीन यूरिया। गम की या रेक्टल बायोप्सी पे कंफर्म होता है, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेयरली लिवर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लिवर के अलावा सारी चीज़ें, बोन वीक हो जाएगी। हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिटेल में पढ़ा है क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या कराना चाहते हैं हम। फुल ब्लड काउंट में हमें हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है। क्यों कम मिल सकता है? इसे कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। बहुत अरसे से एनीमिया हो, मरीज को बहुत अरसे से कोई बीमारी चल रही हो, तो उसकी वजह से भी बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। मरीज का ईएसआर ज्यादा होगा। क्यों? इन्फ्लेमेशन है, एंटीबॉडीज की वजह से। प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ हो सकता है, इन्फ्लेमेशन है। फेरेटिन काउंट बढ़ा हुआ हो सकता है, अगेन ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन को शो कर रही हैं। मैंने कहा कि एलएफटीज थोड़े से बढ़े हुए मिल सकते हैं। बहुत मजे की चीज बताता हूँ आपको, यूरिक एसिड कुछ हद तक बढ़ा हुआ मिल सकता है। हमारे यहाँ दूसरे मरीज को यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट मिल जाता है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जरा सा जोड़ों में दर्द हो, यूरिक एसिड कराते हैं, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। डायग्नोसिस होना चाहिए पहले। आर ए फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज है। आर ए फैक्टर है क्या? ये एक आईजीएम एंटीबॉडी है अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी, जो आर ए की अपनी एंटीबॉडी है। यानी कि एक एंटीबॉडी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो आईजीजी है। हमने उस एंटीबॉडी के खिलाफ एक आईजीएम एंटी बना दी है, जो डायग्नोसिस करती है कि मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? मगर सिर्फ 60 to 70% लोगों में पॉजिटिव आती है। इससे ज्यादा अच्छी एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी सी सी पी एंटीबॉडी, सिट रूलिनेटेड एंटी साइक्लिक सिट्रूलिनेटेड एंटीबॉडी ज्यादा स्पेसिफिक है। एक्सरे की बात करते हैं। इनिशियली पहले 6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट टिश्यू स्वेल कर जाएगा, यानी इर्द गिर्द जो स्किन सबकुटेनियस टिश्यू मसल का एरिया है वो बढ़ेगा। फिर जो सबसे पहली चीज आएगी वो जॉइंट स्पेस ज्यादा हो जाएगी, जगह थोड़ी सी दूर हो जाएगी, दरमियान में डैमेज बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है कि जो टेंडन्स हैं वो वीक होंगे, तो जॉइंट स्पेस नैरो हो जाती है। ये नैरो है, ये साइन है कि सिवियरिटी बढ़ती जा रही है। फिर क्या होंगी? इरोजन्स होंगी, बोन खाई जाएगी, और फिर मैंने आपको डिफॉर्मिटी पहले ही पढ़ा दिया था। कोई सवाल जी यहाँ तक एक्सरे के बारे में? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट के बारे में मुझे बताएं, आप लोग क्या समझते हैं, क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए? एनी क्लूज? देखो, एक मरीज को पेन है और दूसरा मरीज को डिफॉर्मिटीज हैं या हो सकती हैं, हुई नहीं है, बाद में हो जाएंगी। तो पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, जिसमें पैरासीटामोल है, आइब्यूप्रोफेन है, टाइक्लोफेनाक है, नेप्रोक्सन एटसेट्रा। ये सारी हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनमें स्टीरॉयड नहीं है। पैरासीटामोल थोड़ी सी डिफरेंट है। इन सारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जीआईटी पे है और किडनी पे है। ये गैस्ट्राइटिस कराती हैं, अल्सर करा सकती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग में मसला तो होगा। किडनी में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कराती है, एक्यूट किडनी फेलियर करा सकती है, क्रॉनिक किडनी फेलियर करा सकती है। मेन प्रॉब्लम्स ये हैं। पैरासीटामोल जीआईटी को कुछ नहीं कहती, किडनी को कुछ नहीं कहती, सेफ ड्रग है, अच्छी ड्रग है। बहुत ज्यादा ओवरडोज कर दी तो फिर ये लिवर फेलियर कराती है। पैरासीटामोल अच्छी एनाल्जेसिक है, मगर एक स्टेज तक, एक हद तक
ये हेल्प कर सकती है, इसके बियॉन्ड इट कैन नॉट बी हेल्पफुल। फिर हमें बाकी एनाल्जेसिक्स देनी पड़ती हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके साथ कोई प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दे देते हैं, इसको हम मॉनिटर कर लेते हैं, मगर लॉन्ग स्टैंडिंग ये नहीं दी जा सकती, इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं डिफॉर्मिटीज की। डिफॉर्मिटीज तो हो सकती हैं, तो इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए क्या चीज़ है हमारे पास जो बेहतरीन है, वो है स्टीरॉइड्स। जो डिफॉर्मिटीज को दूर करती है चीज, उसको नाम देते हैं हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटिक ड्रग्स। मॉडिफाई करता है डिजीज के प्रोसेस को, यानी सेवेरिटी, डिफॉर्मिटी को बचाता है, डेफर करता है, डिले करते हैं ये सारे ड्रग्स, जिनमें पहला नाम है स्टीरॉइड्स का। क्यों? इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो पेन भी कम हो जाएगा और डिफॉर्मिटी भी नहीं होगी। अच्छी ड्रग्स है ना, मगर क्या इशू है, लॉन्ग स्टैंडिंग देंगे तो साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है? गैस्ट्राइटिस, अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो सकता है, फैट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बेली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन थिन हो जाएगी, ब्रूजेस हो जाएंगे, डायबिटीज हो सकती है, दिमाग में साइकोसिस हो सकता है। तो ये तो अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? स्टेरॉइड्स जहां बहुत अच्छे हैं वहां उनका नुकसान भी बहुत ज्यादा है, और अगर एब्रप्टली इनको विदड्रॉ किया तो एडिसन्स हो सकता है। ये बात भी डिस्कस करेंगे। एडिसन्स क्या होता है? एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम कम और पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो हमने कुछ अदर डीमार्ट्स बना लिए हैं। मेथोट्रेक्सेट वंस अ वीक देते हैं, लिफ्लोनामाइड, सल्फासलाजीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सबसे कम पोटेंसी वाला ये है। सल्फासलाजीन प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, पहले दो नहीं दे सकते। HCQ बहुत हल्का सा दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। लंग्स और लिवर का फाइब्रोसिस करता है, बोन मैरो को सप्रेस करता है, एलोपेशिया करता है, LFTs खराब करता है। सल्फासलाजीन हेमोलिसिस करता है G6PD के पेशेंट्स में। थोड़े बड़े साइड इफेक्ट्स याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ये मेडिसिन लगातार बहुत ज़्यादा अर्से तक देखी जा सकती हैं, सिर्फ ये जहन में रखना होता है कि हम कोई साइड इफेक्ट्स ना होने दें। अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत सारे मरीज इनसे बेनिफिट उठा रहे हैं। जो नहीं ठीक होते उनके लिए बायोलॉजिकल डीमार्ट्स भी इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं और मुनासिब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे पास बाकी है ना, वो पहले किसी ज़माने में गोल्ड भी देते थे, पेंसिलमीन भी देते हैं, मगर ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये वाली है कि हम ये इस्तेमाल करा दें। अब फिर हमारे पास रिटुक्सीमैब है, एडालीम्यूमैब है, ईटेनरसेप्ट है। ट्राई करते हैं कि TNF को जाके, जो मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर है, उसके ऊपर जाकर ये इफेक्ट करते हैं और बेनिफिट इनका TNF को इनहिबिट करने से मिलता है, काफ़ी इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि रेकर कर सकती है। मरीज को कहीं TB थी, कहीं वो सप्रेस हुई थी, तो इन इन मेडिसिन के लेने से वो दोबारा शुरू हो सकते हैं TB के सिम्टम्स। बहुत सारे वायरसेस जैसे साइटोमेगालो वायरस रिएक्टिवेट हो सकता है, हर्पीज दोबारा हो सकता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है कुछ लोगों को। तो वी हैव टू मॉनिटर फॉर दीज साइड इफेक्ट्स एट द सेम टाइम। हमने कहा था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, चाहे वो स्टीरॉइड्स की वजह से हो, चाहे खुद बीमारी की वजह से हो। हम
विटामिन विटामिन डी, कैल्शियम को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। और एक मेडिसिन है, उसका नाम है बिसफॉस्फोनेट्स। ये बोन की प्रोटेक्शन के लिए अच्छे हैं जिन लोगों को ज़्यादा अरसे के लिए स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।